Good morning to all of you once again in this accountants business study class. Yesterday, we were discussing the chapter number 2, that is the principle of management. ठीक है, हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंदर हम जो डिस्कस कर रहे थे वो आपके जो हेनरी फ्योल, आपके जो दो महान जो हुए हैं जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो आपका हेनरी फ्योल और डब्ल्यू टेलर हैं। तो हेनरी फ्योल ने जो हमारे को 14 ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, हम उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो उनके डिस्कशन में जो हमारा सबसे पहला जो था वो हमने जो अभी तक डिस्कस किया था वो था आपके पास में डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला आपका था डिवीजन ऑफ वर्क। आपका सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क था। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर ये बोला गया था, हेनरी फ्योल ने ये कहा था कि आपका जो डिवीजन ऑफ वर्क, किसी भी काम को अगर आप टुकड़ों में बांट दोगे, उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दोगे और हर आदमी को काम जो है बांट के दे देंगे, तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है और उसमें स्पेशलाइजेशन उनका ज़्यादा होता है। तो ये जो उसके अंदर उन्होंने कहा था, और उसका फ़ायदा भी बताया था कि एक तो स्पेशलाइजेशन होगा और दूसरा उनके जो है एफिशिएंसी वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है जी। सेकंड आपके पास में जो था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये था कि अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू बी कंप्लीटेड। तो आपका इसमें ये बोला गया था प्रिंसिपल में कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ मस्ट बी इक्वल। इफ यू गिव द responsibility to any person, then authority should be provided to him also, otherwise responsibility cannot be completed. If you provide the authority, then only providing authority is having no use. He must give the responsibility also. It means authority is equal to responsibility. ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ था इसका कि नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अथॉरिटी दी जाए तो उसका मिसयूज नहीं होगा। दूसरा था हेल्प इन मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट डिले, कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है उसकी अथॉरिटी के बराबर दें तो इजीली जो है काम पूरा हो जाता है। तो सेकंड ये था। थर्ड आपके पास में था डिसिप्लिन। थर्ड आपका था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब था टू कीप द कमिटमेंट्स। डिसिप्लिन का मतलब अकेला ये नहीं होता कि जो आपको चीज़ें बोली जाती हैं उनका पूरा करो। इट इज़ नॉट सो। मीन्स टू कीप द कमिटमेंट्स, आप उसको जो वादे किए हैं, जो अपने चीज़ें स्वीकार की थी, उनको पूरा करें। ये दोनों टाइप से होता है कि इफ एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड ऑन ए पर्टिकुलर जॉब एंड ही इज गिवन इन रिटर्न in their appointment letter that you have to complete such jobs, you will get such a type of the leaves, you will get such type of the salary and you have to complete the job। तो उसमें अपना एम्प्लॉय अपना 100% दे तो ये उसका डिसिप्लिन है। और अदर हैंड आपका जो मैनेजमेंट है दैट शुड आल्सो कंप्लीट द डिसिप्लिन, मीन्स कीप द कमिटमेंट। अगर उसको ये कहा गया कि आपको जितनी सैलरी मिलेगी उसके बाद में आपको इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको ये प्रमोशन मिलेगा, तो उसको जो उस समय हिसाब से उसको वो चीज़ें देनी चाहिए। यानी मैनेजमेंट शुड कीप द वर्ड्स एंड द वर्कर शुड कीप द वर्ड्स। इट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर आदमी की सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगी। सेकंड, इम्प्रूव एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। तो ये तीन चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम फोर्थ जो करने जा रहे हैं डिस्कस है, ये मैंने छोटे में इसलिए किया क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कशन को कर चुका था। अगले में करें यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ आपके पास है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, तो जैसा वर्ड है कमांड आपको दिख रहा है,
तो इसका मीनिंग भी लगभग वैसा ही है कि यूनिट ऑफ कमांड का मतलब हुआ कि वन सुपीरियर वन सबॉर्डिनेट मस्ट हैव वन सुपीरियर, कि एक सबॉर्डिनेट का केवल एक सुपीरियर होना चाहिए, मीन्स द पर्सन who passes the order that must be one person only. Suppose there are 4 workers and one boss is there. One boss is passing order to all the workers. It means all the subordinate has a single boss. केवल एक ही बॉस उनका, तो ये आपका कह रहा था यूनिट ऑफ कमांड. There must not be multi bosses to a person. If there will be multi bosses to a subordinate, then subordinate will be get confused which order firstly completed and which must not be completed. It means the subordinate will remain confused and the officers or the superior will also feel insulted himself. क्योंकि जब एक आदमी के नीचे 4 पर्सन काम करते हैं और चारों को ऑर्डर देता है तो उसे क्या ना मानेंगे. अगर मान लीजिए कि एक आदमी उसके 4 बॉसेस हैं, अब 4 बॉसेस हैं तो 4 बॉसेस हैं वो उनको ऑर्डर देंगे, कमांड करेंगे. अब वो जो सबॉर्डिनेट है ही विल गेट कंफ्यूज, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, किस बॉस का काम मैं करूं किसका ना करूं, तो उससे कंफ्यूजन होगा. कंफ्यूजन के साथ में वो काम भी पूरा नहीं कर पाएगा. काम पूरा नहीं करने के साथ साथ में जो आपके बॉसेस हैं वो बॉसेस भी जो है इंसल्ट फील करेंगे कि मेरा काम कंप्लीट नहीं किया, मेरा काम पहले नहीं किया, तो इससे बड़ी दिक्कत होती है. ठीक है, तो आपका जो हेनरी फ्यूल ये कहते हैं कि देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ कमांड, आपकी यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी मल्टी बॉसेस फॉर ए सबॉर्डिनेट. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज ए पर्सन and who is working under 2 bosses, one is that is the production manager, another is the sales manager. The production manager insists that the work should be slow and quality production must be there, while the sales manager orders that order should be completed immediately, means the speed of production should be increased. It means there is a confusion to the subordinate which order he must follow. Production manager is making the order for the slow production, while the sales manager is making order for the fast production. It means there will be confusion. तो आपका हेनरी फ्यूल ये कहता है कि यूनिट ऑफ कमांड होगी तो काम अच्छे तरीके से आपका होगा. पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट्स. आपके सबॉर्डिनेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज ही हैज द वन पर्सन, ही हैज द वन बॉस टू ही हैज टू ओबे. इट मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग द ऑर्डर, दैट मे बी राइट और रॉन्ग, इट इज नॉट मैटर, बट देयर विल बी नो कंफ्यूजन टू द सबॉर्डिनेट. तो पहला आपका फायदा ये होगा. सेकंड इज नो ईगोज क्लैश, means there will be no clashing of ego. ईगो का क्लैश भी आपका नहीं होगा, because if there is multi boss, then if one boss orders and second boss is also make the order, if the order is not completed by the subordinate, naturally both the bosses will have the egos. I am superior or he is the superior. तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि आपने उसको काम क्यों कहा जबकि मैंने बोल दिया था, वो कहे कि आपने क्यों बोला जबकि मेरे नीचे काम करता है. तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी. तो यहाँ पर जो है आपके अगर यूनिटी ऑफ कमांड होगी तो आपका यहाँ पर जो है ईगोस क्लैश नहीं होंगे. थर्ड है इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड वर्किंग. आपकी एफिशिएंसी जो है वो वर्किंग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि सिंगल बॉस सिंगल डायरेक्शन. हाँ जी, अगर इसका हम यूनिटी ऑफ कमांड ना करें तो उसके क्या नुकसान होंगे? पहला, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के माइंड में कंफ्यूजन चलता ही रहेगा, कौन सी किसका काम करे किसका ना करें. इसी प्रकार से जो है वो जो आपका सबॉर्डिनेट है उसको चांस है कि वो अपनी जिम्मेवारियों से बचेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा कि मुझे तो उस बॉस ने ऑर्डर दे दिया तो मैं उनका काम कर रहा, दूसरे को कहेगा कि वो उनका ऑर्डर मिल गया तो वो काम कर रहा था. तो वो जो इस प्रकार की एक्सक्यूजेज दे सकता है. और ईगो क्लैश हो सकती है सुपीरियर्स के बीच में कि कौन हायर पोस्ट पे कौन कम पे है.
और इसी प्रकार से डिसिप्लिन मेंटेन करने में बड़ी दिक्कतें रहती है। तो ये आपका था आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को अगर छोटे छोटे मैं अगर मेंशन मैं करूं इसको याद रखने के लिए, तो पहला ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, यानी यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस का ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड आपके पास है मोर देन वन बॉस कंफ्यूज द सबॉर्डिनेट, एक से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। यानी ये पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को आप माइंड में रख लोगे तो आप इस पूरे एक्सप्लेनेशन आप पैराग्राफ में कर सकते हैं, यानी पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट कंट्राडिक्ट्स द फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक, और जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसकी टेक्निक को ये कॉन्ट्राडिक्ट का। फंक्शनल फोरमैनशिप का काम मतलब होता है कि जिस आदमी के नीचे जो काम कर रहा है, जो आदमी का हेड किसी काम का हेड बनाया जाता है उसके नीचे वही लोग काम करेंगे जो उसके नीचे हैं, दूसरे आदमी के नीचे वो काम नहीं करेंगे, तो उस टेक्निक को ये डिनाई करता है। ठीक है, तो आपके जो 4 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं वो आपके हेनरी फ्योल के, पहला डिवीजन ऑफ वर्क, काम को टुकड़ों में बांट दो और हर आदमी को काम दे दो। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बराबर होनी चाहिए, अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन, एवरी पर्सन शुड fulfill the commitment, that may be from the worker side or that may from the manager side. And the fourth one is the unity of command, means there must be single boss for the the person. ठीक है, there not be multi bosses. Next is that is unity of direction. आपका फिफ्थ है वो आपका unity of direction. Unity of direction, यूनिट ऑफ डायरेक्शन कौन सा, एक ही दिशा के अंदर की चलना या एक काम करना, यानी हम इसको यूं बोल सकते हैं वन यूनिट वन प्लान, मीन्स देयर मस्ट बी वन प्लान फॉर वन यूनिट। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ देयर इज ए डिफरेंट डिविजन्स, दैट डिविजन्स मे बी फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक, मेडिसिन, कन्फेक्शनरी और कुछ भी हो सकती है, कोई डिवीजन हो सकती हैं, बट एवरी डिवीजन मस्ट हैव वन प्लान, मीन्स ऑल द डिविजन्स कैन नॉट रन बाय द सेम प्लान। तो आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो यही बोलता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ही है कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान। ठीक है, यानी सभी मेंबर्स जो हैं एक ही दिशा के अंदर एफर्ट करें। अगर वो कॉस्मेटिक में काम करें, सभी के सभी उस यूनिट के लोग कॉस्मेटिक के बारे में बात करें, कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन के बारे में बात करें, प्रोडक्शन की क्वालिटी के बारे में, कॉस्मेटिक की क्वालिटी के बारे में बात करें। अब उनमें अगर आप दूसरी यूनिट को लगा देंगे, देन नेचुरली द यूनिट ऑफ डायरेक्शन विल डिफीट। तो उसमें आपका कंफ्यूज होंगे कि कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के जो वो प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आप जो है सबसे जरूरी की यूनिटी ऑफ आपका डायरेक्शन एक होना चाहिए। इसके फायदे क्या होंगे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल का अचीवमेंट इजी हो जाएगा, क्योंकि इफ द पर्सन्स आर अपॉइंटेड इन ए डिवीजन एंड दे हैव द बॉस which give the direction only to one person, only to one division, naturally all the person will make the efforts for the same working and it will result the organization to achieve the organizational objective. उससे आपके organizational objective जो है वो easily attain हो सकते हैं। दूसरा आपका फायदा होगा वो होगा effort of all employees to get unified towards one direction only, means all the employees will get the direction for one unified command for one plan. सभी जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो एक डिवीजन में एक ही प्लान के लिए उनको डायरेक्शन मिलेंगे, ये भी इसका फायदा है। अगर ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहला का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी कोई ए डिवीजन का काम करेगा, कोई बी का करेगा, कोई सी का करेगा और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। सेकंड है वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्स बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो नेचुरली व्हेन देयर विल बी कंफ्यूजन, व्हेन देयर विल बी चॉइस, इन दैट केस देयर विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड इज डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने में बड़ी दिक्कतें आएगी।
तो अब जो आपने देखा कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि वन बॉस और वन पर्सन। यूनिट ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन प्लान फॉर वन यूनिट। दोनों में यूनिटी की कोई बात आ रही है, दोनों ही हमें सिमिलरिटीज कुछ दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या हम इनको डिफरेंस कर सकते हैं? हाँ, हम इसके बारे में कुछ डिफरेंस जो दे सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हम जो उसके बाद थोड़ा सा रिटर्न लिख करके कर लेते ताकि ज़्यादा समय तक हमें याद रहे। तो वो कौन कौन सी हैं? तो लो जी, हम सबसे पहले करते हैं जी यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। ये है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, और ये आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस? फर्स्ट आपके पास में है द प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबॉर्डिनेट, यानी पहले में इसमें है वन बॉस वन सबॉर्डिनेट। एक सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए, ये इस चीज पे इंसिस्ट करता है, यानी वन बॉस वन सबॉर्डिनेट आपको ये बोलता है। जबकि ये कहता है इंसिस्ट ऑन वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान। ये आपकी वन यूनिट वन प्लान है, यानी ये आपका है वन बॉस वन सबॉर्डिनेट, ये वन यूनिट वन प्लान, यानी पूरी एक यूनिट के लिए एक प्लान, यानी ये पूरा एक बड़े लेवल की बात कर रहा है। ये जबकि एक सीनियर और सबॉर्डिनेट की रिलेशन की बात कर रहा है। सेकंड है द मेन पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो इसका काम जो है अवॉइड कंफ्यूजन है, अवॉइड कंफ्यूजन। आपका जो है कंफ्यूजन अवॉइड करना इसका काम है कि आपका मल्टी बॉस होने से कंफ्यूजन होगा। तो अगर सिंगल बॉस होगा तो उसमें जो कंफ्यूजन जो वो अवॉइड होगा। एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें फिक्स होती है, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो है यूनिट ऑफ डायरेक्शन में जो है वो आपका टू डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी अचीविंग मेन ऑब्जेक्टिव, अचीविंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, इसका काम है कंफ्यूजन जब उसको खत्म करना। जबकि इसका काम है ऑब्जेक्टिव अचीव करना एक डिपार्टमेंट का, यानी देर में भी डिफरेंट यूनिट्स, और ये ऊपर बोला वन प्लान वन यूनिट। तो यानी यहाँ पर जो है आपका एक यूनिट का, मान लो कॉस्मेटिक का है, कॉस्मेटिक के लिए आपकी जो अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है एक डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर इंसिस्ट करता है। थर्ड है प्रिंसिपल रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज विद क्लियरिटी इन माइंड, यानी क्लियरिटी इन माइंड की बात कर रहा है ये। तीसरा है क्लियरिटी इन माइंड ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के माइंड के अंदर क्लियरिटी लेकर के आना, इसका जो है मेन चीज होता है कि वो सिर्फ एक आदमी उसको डायरेक्शन दे रहा है, एक आदमी उसको ऑर्डर दे रहा है, तो उससे माइंड में क्लियरिटी रहेगी। जबकि दिस प्रिंसिपल रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल हैज ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल और एज ए वन यूनिट। जबकि इसका रिलेट करता है, रिलेट्स टू वन यूनिट एंड वन प्लान। आपका इसके अंदर तो जो है
वो एम्प्लॉयज के माइंड में क्लैरिटी लेके आना था, जबकि इसमें जो रिलेशन है वो 1 यूनिट 1 प्लान का है, यानी इसका रिलेशन एम्प्लॉय का, जबकि इसके अंदर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन की एक प्लान से है। एंड लास्ट इज द प्रिंसिपल रिजल्ट इन सिस्टमेटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी बाय रिमूविंग द कंफ्यूजन एंड कॉस्टिक कंडीशन। कि इसमें जो है आपका मेन रिजल्ट जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज करना है। मेन रिजल्ट्स है रिजल्ट टू इंक्रीज efficiency by clearing confusion। कंफ्यूजन क्लियर करके एफिशिएंसी को बढ़ाना इसका काम है, क्योंकि एम्प्लॉय के मल्टीपल में कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, काम नहीं कर पाता है। पर यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप उनका माइंड में जो कंफ्यूजन क्लियर कर दोगे तो नेचुरली उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और जबकि यूनाइटेड एक्शन में दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज होती है, क्योंकि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। बेटा माइक बंद करिए, जिसका भी ऑन है। तो आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्टिविटीज के होता है, क्योंकि 1 आपके यूनिट है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, और जब आपकी यूनिटेड एक्शन होगी तो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर इस प्रकार दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके जो है डिफरेंसेस थे बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो बेटा माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी माइक बंद करिए बेटा, किसका ऑन है? कनिष्ठ देखना माइक किसका ऑन है। हाँ जी, तो आपका यूनिटी ऑफ कमांड है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों का डिफरेंस एक बार फिर बता दूं कि यूनिटी ऑफ कमांड में 1 बॉस 1 सबॉर्डिनेट होता है, जबकि इसके अंदर 1 यूनिट 1 प्लान होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो अवॉइड कंफ्यूजन अवॉइड करना होता है एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे कर्मचारियों की जो एम्प्लॉय के सबॉर्डिनेट है उसका कंफ्यूजन क्लियर करके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना होता है। जबकि इसका ऑब्जेक्टिव जो है अचीविंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करना ही आपका जो यूनिट ऑफ डायरेक्शन का काम है। थर्ड है क्लियरिंग द माइंड ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें माइंड क्लियरिटी लेकर के आना जरूरी है एम्प्लॉइज का, तभी वो काम कर पाएगा। जबकि इसमें जो रिलेशन है रिलेट्स टू 1 यूनिट एंड 1 प्लान, जबकि इसका रिलेशन तो एम्प्लॉय से था, उसका रिलेशन 1 यूनिट 1 प्लान से है। जबकि इसका जो है मेन रिजल्ट है वो है इंक्रीज एफिशिएंसी बाय क्लियरिंग कंफ्यूजन, एफिशिएंसी इंक्रीज करना कंफ्यूजन क्लियर करके। जबकि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज होता है, यानी आपके जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कोऑर्डिनेशन करना, ये इसका काम होता है। ठीक है जी, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज जिसमें आप पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछिए, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट के हम डिस्कस करेंगे। तो आपका ये कौन सा नंबर का था, ध्यान है तो बताइए मेरे को कि कौन से नंबर का पॉइंट था, यानी कौन सा ये आपका प्रिंसिपल का जो हमने डिस्कस किया अभी, 4थे नंबर का, 5वें नंबर का, 6ठे नंबर का। भूमि, कौन से नंबर का प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे? आवाज नहीं आई। हाँ जी, हम ये 5वें नंबर का डिस्कस कर रहे थे। पहले आपके पास में जो था वो दैट वाज ए डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड आपके पास में था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड आपके पास में था डिसिप्लिन, फोर्थ आपके पास में था यूनिटी ऑफ कमांड, और फिफ्थ मैंने अभी आपको जो बताया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये आपके पास में थे। तो अभी जो हमें आज इतना ही करते हैं, कल हम जो नेक्स्ट है 6th है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कल हम ये शुरू करेंगे। अभी अगर आप इसमें कोई बात पूछनी है, एनीथिंग, एनी पॉइंट, एनी टॉपिक यू वांट टू आस्क, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं तो आज हम इतना ही करेंगे।
और आप जितने क्लासेज अटेंड करेंगे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर आएंगी। ये नहीं कि आप पे नहीं आएंगी चीज़ें। और हो सकता है कि आपके ऑफलाइन क्लासों का कोई भरोसा नहीं है, और हो सकता है लास्ट में जाके लगे तो उस समय सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा।